भारतीय राजनीति में कितने ही प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी पहचान पीएम की कुर्सी से नहीं बल्कि खेत की मिट्टी से जुड़ी है। जी हाँ, आज हम उसी नेता की कहानी में उतरेंगे जो प्रधानमंत्री तो बने पर असल में हमेशा किसानों की आवाज बनकर जिए। नाम चौधरी चरण सिंह। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1979। इमरजेंसी का तूफान तो जैसे तैसे गुजर गया था, लेकिन उसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी वो भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। देश में एक अजीब सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, एक भंवर सा था। और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच एक ऐसे नेता पीएम की कुर्सी तक पहुंचते हैं जिनका रास्ता दिल्ली की गलियों से नहीं बल्कि गांव से होके आता था। लेकिन यहीं से कहानी एकदम से एक पजल बन जाती है। एक सवाल जो सुनने में ही अजीब लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी पार्लियामेंट का सामना ना कर पाया हो? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते। तो सबसे पहले उनके उसी पीएम टेन्योर पर फोकस करते हैं। एक ऐसा कार्यकाल जो हिस्ट्री बुक्स में दर्ज तो है, लेकिन एक अधूरे चैप्टर की तरह। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई पर अपने अंजाम तक कभी पहुंची नहीं पाई। तो देखिए हुआ क्या था एग्जैक्टली। जनता पार्टी टूटी, फिर 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस सरकार की नींव मेजॉरिटी पर नहीं बल्कि एक बहुत ही नाजुक पॉलिटिकल डील पर टिकी थी। और नतीजा सिर्फ 24 दिन, बस 24 दिन बाद 20 अगस्त 1979 को उन्हें रिजाइन करना पड़ा, वो भी बिना पार्लियामेंट में एक भी दिन कदम रखे। सवाल वही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब उनके पीएम पद में नहीं बल्कि उनकी असली पहचान में छिपा है। ओके, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से थोड़ा दूर चलते हैं, क्योंकि चरण सिंह की असली कहानी वो भारत की जमीन से शुरू होती है। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो उसी मिट्टी से उठे नेता थे जिसके हक की वो हमेशा बात करते थे। उनकी सियासत का सेंटर पॉइंट दिल्ली के आलीशान बंगले नहीं थे बल्कि गांव की धूल भरी पगडंडियां थी। सोच के देखिए, उस दौर में जब ज्यादातर नेता शहरों से आते थे, ये उन गिने चुने लीडर्स में से थे जिनकी जड़ें, जिनकी रूट्स सीधे गांव की जमीन में थी। और सच कहूं तो यही बात उन्हें सबसे अलग और सबसे ताकतवर बनाती थी। और इसीलिए उन्हें एक नाम मिला, किसानों की आवाज। पर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उनकी जिंदगी का मिशन था। उनका बस एक ही एजेंडा था, एक ही लक्ष्य, कि जब भी देश की पॉलिसीज बन रही हो ना, तो किसान, खेती और गांव हमेशा सेंटर में हो, फ्रंट एंड सेंटर। और किसानों को इस तरह सेंटर स्टेज पर रखने की जो उनकी जिद थी ना, वही उन्हें उस वक्त की मेन स्ट्रीम थिंकिंग के बिल्कुल सामने ला खड़ा करती थी। और यहीं से शुरू होता है उनकी आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, गांव वर्सेस शहर के डेवलपमेंट मॉडल का संघर्ष। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, उस दौर में देश के डेवलपमेंट का मतलब क्या था? हेवी इंडस्ट्री, बड़े बड़े शहर, बेसिकली एक अर्बन इंडस्ट्रियल मॉडल। लेकिन चरण सिंह का विजन एकदम अलग। वो एक किसान सेंट्रिक मॉडल की बात करते थे। मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले और रूरल इकोनॉमी यानी गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उनकी सोच बहुत ही ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल थी, जो उस टाइम की मेन स्ट्रीम पॉलिसी से बिल्कुल हटके थी। तो उनकी इस इकोनॉमिक विजन के बेसिकली 4 पिलर्स थे। नंबर 1, किसानों का एक्सप्लॉइटेशन, उनका शोषण बंद हो। नंबर 2, फसल का फेयर प्राइस मिले। नंबर 3, गांव में जो क्रेडिट सिस्टम है यानी कर्ज लेने देने का सिस्टम, वो सुधरे। और नंबर 4, जमींदारी प्रथा, वो सिस्टम जिसमें जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा होता था और किसान बस पिस जाता था। उसके खिलाफ तो उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। और यही वो आइडियाज थे जिन्होंने आगे चलकर इंडिया की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज को एक नई दिशा दी। उनकी पूरी फिलॉसफी पता है, इस एक लाइन में समा जाती है जिसे वो अक्सर कहते थे, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, यानी भारत अपने गांव में बसता है। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था कि अगर देश की नींव ही यानी गांव ही कमजोर और गरीब रह गए तो फिर शहरों की ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और चमक दमक ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। तो सवाल फिर वही कि अगर विचार इतने मजबूत थे, विजन इतना क्लियर था, तो फिर सरकार गिरी क्यों? जवाब सिंपल है, नंबर्स का खेल। पॉलिटिक्स में सब कुछ इसी पर तो डिपेंड करता है। उनकी सरकार की सबसे बड़ी ताकत थी उनके आइडियाज, राइट? पर सबसे बड़ी कमजोरी
नंबर्स। लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए जो नंबर्स चाहिए थे वो उनके पास थे ही नहीं। ये जो 0 का आंकड़ा है ना, ये उनकी पॉलिटिकल हेल्पलेसनेस की पूरी कहानी कह जाता है। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल चेकमेट था, ऐसे समझिए। चरण सिंह की सरकार कांग्रेस के एक्सटर्नल सपोर्ट पर टिकी हुई थी, जो कोई बहुत मजबूत फाउंडेशन नहीं था। जैसे ही पार्लियामेंट में मेजॉरिटी प्रूफ करने का टाइम आया, कांग्रेस ने ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पे सपोर्ट वापस ले लिया। गेम ओवर। इसके बाद चरण सिंह के पास एक ही ऑप्शन बचा था। पार्लियामेंट फेस करने के बजाय उन्होंने सम्मान के साथ रिजाइन करना चुना। तो क्या उनका ये छोटा सा अधूरा सा कार्यकाल, क्या वही चरण सिंह की पूरी कहानी है, या फिर उनकी असली लेगेसी, उनकी असली विरासत उनके विचारों में जिंदा है, जो आज भी रेलेवेंट है? चलिए देखते हैं कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गए। तो उनकी लेगेसी का रिपोर्ट कार्ड देखें तो उसके 2 साइड है। एक तरफ उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा किसान नेता माना जाता है, रूरल इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैंपियन। वो उसूलों की पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि उनका पीएम टेन्योर अधूरा रहा। वो पॉलिटिकल सिस्टम में अकेले पड़ गए थे और उनके इतने छोटे से कार्यकाल में कोई बड़ा लॉ पास नहीं हो सका। अल्टीमेटली चरण सिंह की कहानी हमें एक ही चीज याद दिलाती है कि वो पावर के लिए नहीं बल्कि एक आइडिया के लिए जिए। उनकी नज़र कभी पीएम की कुर्सी पर थी ही नहीं। उनकी नज़र तो हमेशा दूर खेत में मेहनत करते उस किसान के हक पर थी। और आखिर में चरण सिंह की कहानी से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लेसन मिलता है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ सही सोच या एक ग्रेट आइडिया होना ही काफ़ी नहीं है। उस आइडिया को ज़मीन पर उतारने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए नंबर्स भी चाहिए, संख्या बल। उनकी आवाज़ आज भी किसानों के हर संघर्ष में जिंदा है और शायद हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे ज़रूरी लड़ाइयाँ पार्लियामेंट के अंदर नहीं, उसके बाहर लड़ी जाती हैं।